हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 7 जो है जीव विज्ञान। क्या है ये? अंकित भाटी सर की बुक है जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर 7 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, चैप्टर 7 जीव विज्ञान में देखिए पहला क्वेश्चन जो आरपीएफ में पूछा गया है वो कैसे कैसे क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है और यह स्थिति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आप कहोगे उसमें यूरेमिया हो जाती है। ठीक है ना। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं क्या है कि यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है यानी ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है। यह यूरेमिया कहलाती है। ठीक है। और यह एक खतरनाक स्थिति होती है जिसमें रोगी की किडनी के कार्य में कमी से जुड़े अपशिष्ट उत्पाद अपने रक्त में मूत्र और अपशिष्ट उत्पाद संचय के प्रभावों को संदर्भित करता है और यह पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है, जिसमें किडनी ठीक से कार्य नहीं कर पाती है तथा यूरिया की अधिकता कार्य के कारण प्रभावित होती है और इस रोग को कहते हैं यूरेमिया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जीवित प्राणियों में रासायनिक बांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं और ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं क्या है इसमें। जीवित प्राणियों में जो रासायनिक बांड्स के रूप में जो ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं ये ऊर्जा के रसायन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी कहलाते हैं और इसमें उचित कार्य को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी मतलब सेलुलर स्तर पर उपयोग हुआ भंडारण की ऊर्जा का एक स्रोत होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो आप कहोगे माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू। ये देखिए आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो इंजेक्शंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया है। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि माइक्रो इंजेक्शंस पुनर्योगज विधि द्वारा डीएनए की जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है और इस विधि में पुनर्योगज जो डीएनए को सूक्ष्म इंजेक्शन यानी माइक्रो इंजेक्शन जो कहते हैं उसके द्वारा ही उसके केंद्रक के निकट अंतः स्थापित करते हैं। माइक्रो इंजेक्शंस का प्रमुख उपयोग क्लोनिंग में होता है जो जीव विज्ञान एवं विषाणुओं के अध्ययन में और पुरुष सब फर्टिलिटी के इलाज हेतु भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे इसमें ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है डेक्सट्रोज को। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। देखिए डेक्सट्रोज एक सॉल्यूशंस होता है जिसे हमारे शरीर में सीरा के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है और यह हमारे शरीर को विभिन्न मात्रा में शर्करा युक्त तरल पदार्थ प्रदान करता है। जब हम पर्याप्त तरल पीने में असमर्थ होते हैं डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप कहोगे फोटोपीरियडिज्म कहलाता है जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। क्या कहता है? फोटोपीरियडिज्म। देखते हैं डिटेल्स में। कहता है कि पौधों में जो दिन और रात के प्रति संवेदन का गुण फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। इसमें पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की समयाविधि या फिर दिन और रात की अपेक्षित समयाविधि जो कि पुष्पन की क्रिया में उपयोगी होती है उसे दीप्ति काल यानी क्या कहते हैं? फोटो पीरियड कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? दोस्तों उसको कहते हैं जड़। दांत की जो ऊपरी चमकदार सतह होती है उसको जड़ कहते हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि दांतों की सबसे बाहरी चमकदार परत जो जड़ होती है इनेमल की बनी होती है। किसकी? इनेमल की। इसमें मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक पाया जाता है और यह दांतों के दैनिक प्रयोग काटने, चीरने, उसके बाद फाड़ने आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और इनेमल को जो दंतवल्क यानी जड़ भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाहरी क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे उसे सैपवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं।
द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाहरी क्षेत्र को सैपवुड के नाम से जाना जाता है। और सैपवुड पेड़ों की द्वितीयक लकड़ी की बाहरी जीवित परत है जो पेड़ के सिर तक पानी और खनिजों के परिवहन से जुड़ी हुई है। और इन्हें अल्बर्नम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्बर्नम। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का जो भाग क्या कहलाता है? आप कहोगे उसे वायु कोष्ठिका कहते हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि अंडाशय के समीप में स्थित जो नली होती है, उसके फनल जो होती है, वो उसके आकार का भाग वायु कोष्ठिका यानी क्या होता है? इनफंडिबिलम कहलाता है। और यह फैलोपियन नलिका जो ट्यूब होती है, उसका अंडाशय के निकट वह भाग होता है जो कोन यानी फनल के आकार का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, गॉबलेट कोशिका है, कोशिका मतलब सेल को गॉबलेट कोशिका स्रावित करती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिका यानी म्यूकस का स्रावन करती है। गॉबलेट कोशिकाएं एक ग्रंथिल होती है, प्रवर्धित उपकला उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य म्यूकस या फिर श्लेष्मा उत्पन्न करना है। गॉबलेट कोशिकाएं जो आंतरिक एवं श्वसन प्रणाली में पाई जाती है। ठीक है, और इनके द्वारा स्रावित म्यूकस विभिन्न प्रकार की रासायनिक विकृति तथा श्वसन प्रणाली के बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों एवं पर्टिकुलेट मैटर यानी कि पर्टिकुलेट मैटर को छानने का काम करती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी जीव को केंद्रीय अक्ष में एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं कि रेडियल सममिति। रेडियल सममिति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर जो जीव को दो समरूपों में बांटा जाता है उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिमेट्री में जीव शरीर को किसी भी मध्य लंबा अक्ष द्वारा दो समरूपों में विभाजित करते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा होता है, एकाइनोड्रमेटा होता है प्राणियों में। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अनुप्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे, इसमें साइक्लोस्पोरिन का प्रयोग किया जाता है। ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, डिटेल्स में समझते हैं। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में साइक्लोस्पोरिन जैव सक्रिय अणु का प्रयोग करते हैं, और यह एक कैटसिनुरिन अवरोधक है जिसका उपयोग इम्यूनोसप्रेजेंट दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कहता है कि आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है? तो आप याद रखेंगे, जाल वाली सीरा रचना पाई जाती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। आमतौर पर जो द्विबीजपत्री होती है, पौधों की पत्तियों में जाल वाली सीरा रचना पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधे वह होते हैं जिनके भ्रूण बीज में दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि चना होता है, फिर मटर होता है, सेम होता है, प्रमुख द्विबीजपत्री होते हैं, ये सब पौधे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, 30 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय से होने से बचाता है? तो वो कौन है? वो वृक्क होता है। ठीक है, शरीर का एक अंग है वृक्क, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, वृक्क मतलब किडनी होता है। ठीक है ना, किडनी इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, उसको हिंदी में इसको वृक्क बोलते हैं। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि वृक्क आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? वो खून को साफ करता है। ठीक है, खून को मतलब शुद्ध करना होता है और शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन करके मूत्र में बनाना होता है। शरीर से मूत्र निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी करती है। मूत्राशय और मूत्र नलिका द्वारा ये होता है। और स्त्री व पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः दो किडनी होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कहता है कि कैंसर के इलाज में बाहरी विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का।
कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कोबाल्ट जो CO60 होता है एक समस्थानिक है और यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कोबाल्ट अपनी प्रकृति में अस्थायी जो परमानेंट होते हैं, लेकिन कोबाल्ट 60 जो होता है एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक होता है, जिसे व्यापारिक प्रयोग के लिए कोबाल्ट 59 के न्यूट्रॉन सक्रियण द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग चिकित्सा संबंधी उपकरणों की व्यवस्था, चिकित्सीय रेडियोथेरेपी, कैंसर आदि के इलाज में यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कहता है पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जो 23 राज्यों के 337 जिलों को शामिल किया गया था। इस क्रांति में भारत के खाद्य तेलों व तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, और भारतीय भोजन में जो प्रत्येक व्यक्ति वसा और तेल की वार्षिक उपलब्धता केवल 6 किलोग्राम थी तथा वसा बीज की उपलब्धता औसतन 18 किलोग्राम है। ठीक है ना, याद रखेंगे पीली क्रांति तिलहन से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कहता है कि बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में जो हमारे खून में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। कौन? बी लिम्फोसाइट्स। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे इसको एंटीबॉडीज कहते हैं, जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए खून में मदद करते हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, एंटीबॉडीज। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हमारे खून में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करता है और इस प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए सहायक होती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक टी सेल होता है, एक बी सेल होता है और एक सेल होता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कहता है 17 नंबर में कहता है कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों रेशम के कीड़े का पालन जो होता है वो सेरीकल्चर में होता है। ठीक है, सेरीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कभी होगा आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ये रहा सेरीकल्चर। रेशम का उत्पादन जो होता है वो रेशम के कीट द्वारा किया जाता है और इसे सेरीकल्चर कहते हैं। अधिक मात्रा में रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम कीटों का पालन किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत का जो स्थान दूसरे नंबर पर है। वर्तमान में रेशम के उत्पादन का कार्य भारत में, जापान में, ब्राज़ील में, रूस में, फ्रांस में, इटली में आदि देशों में ये अधिक मात्रा में किया जाता है। व्यावसायिक रूप में इसकी प्रकार जो 5 प्रकार की प्रजाति होती है। पहली प्रजाति है सहतूती रेशम, फिर होती है गैर सहतूती रेशम, फिर होती है एरी या फिर अरंडी रेशम, उसके बाद होती है मूंगा रेशम, फिर होती है ओक तसर रेशम। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कहता है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप याद रखेंगे जायांग है। जायांग जो है आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझ देंगे जायांग क्या होता है। ये पादप पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पौधे की ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर भी पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। पुष्पों का जो नर अंग होता है और पुंकेसर कहते हैं और मादा का जो अंग होता है उसे जायांग कहते हैं। बस यही अंतर है पुरुष और महिलाओं के फूलों में। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कहता है कि यूरिक एसिड जो होता है उसके ठोस कणों के जमाव के कारण जो हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे उसे वातरक कहते हैं, गाउट कहते हैं, जो जम जाता है खून वही होता है वातरक गाउट, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, देखिए क्या होता है। वातरक गाउट जो एक प्रकार का गठिया होता है आर्थराइट से, जिसमें दर्द या फिर सूजन आ जाती है और खून उसमें जम जाता है। गाउट का निर्माण जोड़ों में एक पदार्थ से बने क्रिस्टल के निर्माण के कारण होता है, जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है और यह पैर के अंगूठे से शुरू होता है और इसके कारण त्वचा में गांठें भी बन जाती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसाइट्स के 2 से 10 इकाई का उत्पन्न करता है उसे क्या कहलाते हैं। तो याद रखेंगे उसे कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को साधारण शर्करा जो शुगर और अशर्करा जो नॉन शुगर में बांटा गया था और यह 3 कारणों से होते हैं। ठीक है, 3 कारणों से होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो चलिए ये देखिए
3 कारणों से मोनोसेक्राइड्स होता है, फिर ओलिगोसेक्राइड्स होता है, फिर पोलोसेक्राइड्स होता है। जैसे कि मोनोसेक्राइड्स में क्या, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, जाइलोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि आते हैं। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स में आते हैं, ये 2 या 2 से अधिक होते हैं, जैसे 2 से 10 तक। मोनोसेक्राइड्स के अंश संगठित रूप हैं और अणु जो HO से मिलकर बनते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स जो होता है वो कई मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स एल्कोहसिड्स होते हैं बॉन्ड से जुड़कर पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कहता है कट अथवा चोट के स्थान पर जो कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम लाल भूरे रंग का मैल जो जम जाता है, यह तंतुओं के एक जाल का होता है। मतलब कौन से तंतुओं का, तो आप याद रखेंगे फाइब्रिन्स का होता है। जो कहीं चोट लग जाता है उसमें जम जाता है, थोड़ा सा भूरे कलर का हो जाता है। वो RPF SI में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। कट या फिर चोट के स्थान पर जो कुछ समय के बाद थक्का या फिर कोगलम जो लाल भूरे रंग का एक मैल जम जाता है, वह फाइब्रिन्स यानी फाइब्रोनजन ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत एक प्रोटीन का प्रकार होता है। और यह लीवर में बनने वाले 13 जमावट कारकों में से एक होता है। और यह जो खून क्लॉट के निर्माण में सहायता करता है। और यदि व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है और फिर फाइब्रोनेजन घुलनशील हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कहता है कि पौधों में जो अंडाशय के भीतर में अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे उसको कहता है अपरान्यास। जो RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पौधों में जो अंडाशय के भीतर में अंडाणुओं की व्यवस्था अपरान्यास कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कहता है शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो याद रखेंगे उसे मेलाटोनिन स्रावित करती है। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझ लेंगे। शीर्ष ग्रंथि या फिर पिनियल ग्लैंड क्या होता है, मनुष्य के पृष्ठवंश मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतः होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन को स्रावित करती है। जागने, सोने व मौसमी गतिविधियों का नियम करने वाली हार्मोन से ये। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका में राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, दोस्तों राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम्स की खोज की थी जॉर्ज पैलेड ने। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी 2019 को। ठीक है, जॉर्ज पैलेड राइबोसोम्स की खोज की थी। थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे कैसे। राइबोसोम्स की खोज जो है वो 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की थी। इन्होंने उस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कहता है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है ऊतक विज्ञान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी 2019 को। ये देखिए डिटेल्स में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है ऊतक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर में कहता है वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधा के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, जो कि RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, और वह ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जो जैसे उदाहरण के टॉप पे पहले घास, फिर टिड्डा, फिर पक्षीगण, फिर बाज, फिर आदि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कहता है कि एंजियोस्पर्म्स में अपने बीज से एक अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। एंजियोस्पर्म्स में अपने बीज से एक अधिक से भ्रूण पैदा करने की घटना को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जो होता है वो निम्न कारण से होते हैं। क्या क्या, नीचे देखिए। एक होता है भ्रूण में एक से अधिक अंडों का विकास तथा निषेचन होता है। फिर ओव्यूल जो उसका बीजांड होता है, बहुत से भ्रूण थैलियों जो एम्ब्रॉय से पैदा होना होता है। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल से भ्रूण का विकास होता है और सिनर्जिड तथा एंटीपोडल कोसा ओव्यूल से वनस्पतिक भ्रूणों का पैदा होना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन ई का जो केमिकल नेम, रासायनिक नाम, उसको बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है।
पूछा भी जाता है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं और बाकी सबके भी ऑप्शंस में उसको भी चर्चा करते हैं। जैसे कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है, फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफोरल्स है, और विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, एग्जाम्स में कोई भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कहता है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं मरकटक विज्ञान। ठीक है, जो कि इंग्लिश में कहते हैं आर्कोनोलॉजी। आर्कोनोलॉजी के जो उसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को मरकट विज्ञान यानी आर्कोनोलॉजी, ये देखिए आर्कोनोलॉजी कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन से, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, कुत्ते में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 39 जोड़ी। ठीक है, 39 जोड़ी होती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, बाकियों में भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। क्या है, कुत्ते में जो गुणसूत्र होता है उसमें 39 जोड़ी होती है। फिर कबूतर में जो होते हैं उसमें 40 जोड़ी होती है। ठीक है, जो पूछे गए क्वेश्चन से उसमें से इनमें से एक है। फिर मनुष्य में जो गुणसूत्र होती है वो 23 जोड़ी होती है, और घोड़े में 32 जोड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में कहता है कि ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। दोस्तों, इसमें बायोफोर्टिनिफिकेशन है, जो यही एक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था ये, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन प्रक्रिया यही है जिसके द्वारा उच्च विटामिन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है, जिसमें पौधे यानी प्रजनन यानी ब्रीडिंग के जरिए फसलों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, और इसे बायोफोर्टिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कहता है कि वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों, उसको कहते हैं डायप्लोब्लास्टिक जानवर। ठीक है, यह आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, डायप्लोब्लास्टिक जानवर। ठीक है, डिटेल्स में समझते हैं। ये देखिए, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाहरी और अंदर से झिल्ली के बीच भ्रूण परत व्यवस्थित रहती है, यह डायप्लोब्लास्टिक जानवर यानी एनिमल्स कहलाते हैं। इन जानवरों में एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म नामक 3 भ्रूणीय परतें मौजूद होती हैं, और कुछ जंतुओं में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय परतों जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर में व्यवस्थित होती हैं, और इन जंतु को डिप्लोब्लास्टिक जंतु कहते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक जानवरों में से मेस्ड अनुपस्थित होते हैं, और फाइलम निडारिया और कैटोनोफोरा में शामिल जानवर डिप्लोब्लास्टिक जानवर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कहता है कि डीएनए में से एक और आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी के प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, उसको कहते हैं प्रतिलेखन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिलेखन। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे डीएनए में एक से और आरएनए पर एक आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। प्रतिलेखन जिन अभिव्यक्ति में पहला कदम जिसमें डीएनए की किसी एक भाग को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए में कॉपी करते हैं, फिर प्रतिलेखन के समय में एक आरएनए पॉलीमरेज एक डीएनए स्ट्रैंड उत्पन्न करता है, जिसे प्राइमरी प्रतिलेख कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कहता है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है डाउन सिंड्रोम। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला जो विकार डाउन सिंड्रोम है, इस विकार से व्यक्ति के शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास में देरी होती है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो 21वें अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। देखिए, डाउन सिंड्रोम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रिजोमी 21, फिर होता है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, फिर होता है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। छोटा सिर होता है, चपटा चेहरा होता है, छोटी गर्दन की पैदाइश बीमारी होती है, निकली हुई जीभ है, जन्मजात हृदय रोग आदि सभी इसमें होते हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कहता है कि स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या होता है। दोस्तों, ये पराग कण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। परागकणों का स्थान परागकण होता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं के परागकणों का स्थान परागकण है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कहता है कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों याद रखेंगे वायवीय श्वसन जो होती है वो ऑक्सीजन की सहायता से ये ऊर्जा प्रदान की एक प्रक्रिया होती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। वायवीय एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है और वायवीय श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और वायवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण निम्न में से है, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, वाटर बनता है, फिर एटीपी। ठीक है, ये देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, उसके बाद ऑक्सीजन 6O2 ये फार्मूला है, दोनों प्लस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 बन जाता है, फिर वाटर निकलता है, फिर 673 ऊर्जा निकलती है एटीपी के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। दोस्तों लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में होता है, इसलिए दूध हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। लैक्टिक एसिड जो होता है एक प्राकृतिक स्रोत दूध है। लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक एसिड होता है जो तब बनता है जब कुछ खाद्य पदार्थ किण्वन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और यह अक्सर मसालेदार खाद्य पदार्थों में किण्वित सोया उत्पादों दूध दही आदि में पाया जाता है। ठीक है, अब जानेंगे कुछ ऑप्शंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड या टमाटर में पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड या भी दूध और दही में पाए जाते हैं, जो अभी इस क्वेश्चन का आंसर था। सिट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू में पाए जाते हैं। नींबू संतरा मतलब दोनों खट्टे खट्टे चीज़ सिट्रिक एसिड में पाए जाते हैं। ठीक है, इमली भी खट्टा है लेकिन टार्टरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चींटी के काटने से होता है। ठीक है, चींटी के काटते ही जब डंक हमारे अंदर घुसता है तो वो सोच लो कि फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर छोड़ गया है, तभी हमें दर्द हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कहता है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, तो ये मॉलस्का है। मॉलस्का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कहता है कि मॉलस्का जो शब्द होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने कटल फिश ने किया था। मॉलस्का अक्यूसेरी दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसकी लगभग 80,000 जीवित जातियां हैं और लगभग 35,000 विलुप्त जातियां जो जीवाश्म फॉसिल्स में रूप में पाई जाती है। मॉलस्का संघ का नामकरण जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक 1960 ईस्वी में किया था और जंतुओं का शरीर कोमल मुलायम कवच सिल्क में ढका रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण क्या है, तो इसमें ज़्यादातर सदस्य समुद्री मरीन होते हैं लेकिन कुछ स्वजल में एवं स्थल भी पाए जाते हैं। ये कोमल शरीर वाले तथा मंद गति से चलने वाले जंतु होते हैं और जिसके एग्जाम्पल हैं नियोपाइलिना, काइटन, पाइला, हेलिक्स और आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कहता है कि तने अथवा शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी होता है जैसे कि तने अथवा शाखाओं के पत्तियों की जो व्यवस्था है वो फाइलोटैक्सी कहते हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तने या फिर शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहते हैं। वैकल्पिक विपरीत लच्छेदार आधारित तनों पर पत्तियों की विभिन्न व्यवस्थाएं मौजूद होती है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है वैकल्पिक या फिर कुंडली पत्ती कहलाते हैं। पत्तियों की विपरीत व्यवस्था में एक ही बिंदु पर जो दो पत्तियां विपरीत मौजूद होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैलोट्रोपिक्स, अमरूद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कहता है कि मानव शरीर में जो पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थमीय ऊतक कहलाता है, तो वो होता है अस्थि होता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। मानव शरीर में जो पाया जाने वाला सबसे कठोर ऊतक होता है वो अस्थि ऊतक होता है, जो कहलाता है। यह शरीर को आकार व सहारा प्रदान करती है, साथ ही शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। खोपड़ी की नींद मस्तिष्क और कनपट्टी की हड्डी में मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, जो खोपड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है पॉइंट्स में अस्थि ऊतकों में जो
अंतरस्थिकला और पेरियोस्टियम तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं व उपास्थि शामिल होती हैं। वयस्क मानव शरीर में जो 2006 अस्थियां होती हैं, मतलब 206 हड्डी होती हैं, और शिशुओं में जब बच्चे पैदा होते हैं तो 275 से लेकर 306 हड्डियाँ होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कहता है कि कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा मुक्त कराते हैं। दोस्तों वो अनाक्सीय होती है। अनाक्सीय एक श्वसन प्रक्रिया है जो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, अनाक्सीय एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा मुक्त करते हैं, और यह आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। अनाक्सीय वैशंस यह वही प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीजन स्वतंत्र जो O2 की अनुपस्थिति में होता है और CO2 इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, और यह अनाक्सीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कहता है कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है, उसका नाम क्या है। दोस्तों उसका नाम है क्लोरोरेफिनिकॉल, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। क्लोरोरेफिनिकॉल एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन होते हैं जिसका उपयोग कई गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, और यह नेत्रश्लेष्मा शुद्ध के उपचार हेतु आंखों में मरहम के रूप में भी प्रयोग होता है। इससे मेनिंजोसाइट्स, हैजा, प्लेग और टाइफाइड बुखार का इलाज करते हैं, और इसका प्रयोग मुंह या फिर इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है जब कोई अन्य एंटीबायोटिक प्रभावी तरीके से काम नहीं करता है। इस संक्रमण के कारण बैक्टीरिया की वृद्धि के साथ साथ ये कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में कहता है कि जीवों की वह घटना क्या होती है जिसमें मादा जनन कोष गर्भधान के बिना नए जीवन के लिए विकसित होता है। दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? यह एक घटना होता है जिसके मादा जनन कोष गर्भधान के बिना नए जीवन बनाने के लिए विकसित होता है। अनिकेशजन यानी क्या कहता है? पार्थेनोजेनेसिस प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें अंड जो ओव्यूम होता है उसका मादा की युग्म में निषेचन के बिना ही भ्रूण तथा नए पादपों का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसका इस एग्जाम्पल में है शहद की मक्खियाँ होती हैं, फिर चींटियाँ होती हैं, फिर पक्षी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 नंबर में कहता है कि पेरीप्लेनोटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है, मतलब उसका नॉर्मल नेम क्या है जो हम लोग कहते हैं आसपास बोली भाषा में। तो ये इसका नाम हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच तो पेरीप्लेनेटा है, वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कॉकरोच, जिसका डिटेल्स में जानेंगे। अमेरिकन कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिका का एक साधारण नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में कहता है कि कौन से पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। दोस्तों इसका ये सही होता है स्टोमाटा जो होता है टीनी पोस्ट प्रेजेंट होता है इसमें कई पत्तियों में। स्टोमाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। स्टोमाटा जिसे हिंदी में रंध्र कहते हैं, एक छोटा छिद्र होता है, छोटी छोटी छिद्र मतलब छेदाएं होती है। वे संरचनाएं हैं जो पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाती हैं तथा वाष्पोत्सर्जन में और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है ये, और यह ज़्यादातर पौधे की पत्तियों के नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। स्टोमाटा जो 2 सोसेज के आकार की गार्ड कोशिकाओं के आंतरिक दबाव में खुलता है और वह बंद होता है। इससे जब CO2 का स्तर सामान्य लगभग 0.03% से कम होता है तो गार्ड कोशिकाएं कठोर हो जाती है और स्टोमाटा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कार्य जानते हैं कैसे करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रहण करने की अनुमति देने के लिए ये करता है, और वाष्पीकरण के कारण पानी की हानि को सीमित करने के लिए करता है। ठीक है, इसके कार्य होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में कहता है कि पश्च पीयूष ग्रंथि का स्त्रावित कौन करती है। तो आप याद रखेंगे ऑक्सीटॉक्सिन करती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का जो पश्च जिसे न्यूरोहाइपोफिसिस पर्स इनवर्सा कहा जाता है, यह ऑक्सीटॉक्सिन छोड़ता है, और ऑक्सीटॉक्सिन को हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित किया जाता है और इसे अच्छे रूप से न्यूरोहाइपोफिसिस में लिया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य तथा उनके संकुचन को उत्तेजित करता है। महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय में गर्भाशय के एक जोरदार संकुचन और स्तन ग्रंथि से दूध निकालने के उत्तेजित करता है, और इस कारण से जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है,
याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। कहता है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवाणु के जनक कौन है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट कॉच होते हैं। और ये पूछा गया है कब, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। रॉबर्ट कोच जो होता है वो आधुनिक जीव विज्ञान के जनक होते हैं तथा एक जर्मन चिकित्सक थे। 1876 में एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी इन्होंने ही, और 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, रॉबर्ट कॉच को। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कहता है थायराइड ग्रंथि का स्रावित करती है, किसको करती है, तो आप कहेंगे कैल्सिटोनिन को करती है, थायराइड ग्लैंड। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्सिटोनिन राइट आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन होता है जो 32 प्राप्त एसिड अवशेषों से मिलकर बना होता है। जो कैल्सिटोनिन पैरा फॉलिक्यूलर पुट के कोशिकाओं या फिर थायराइड ग्लैंड की सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में कहता है सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है, तो याद रखेंगे एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, जो सूक्ष्म जैविक का जनक माना जाता है। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक जो पौधे के शरीर की रचना की और नींव रखी और उसे प्रसूप के प्रजनन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक जो होता है नीदरलैंड के डेल्फ्ट में पैदा हुए थे और एक सूक्ष्मदर्शी और जीव विज्ञानी थे। इन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है ल्यूवेनहॉक को, और इन्होंने वर्ष 1676 में सूक्ष्म जीवों के साथ प्रयोग किया था और तथा इनका अवलोकन भी किया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की अवधारण क्षमता को 20 गुना से बढ़ाकर 27 गुना कर दिया था इन्होंने ही। और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के रूप में कहते हैं। ठीक है, किसको, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कहता है कि कौन से एपिडर्मिक कोशिकाएं में पाए जाने वाली वे एक कोशीय लंबे आकृतियां होती है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों को अवशोषित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मूल रोम जो होता है, मूल रोम एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली एक लंबी आकृतियां है। ठीक है, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कब, ये 2018 में पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं क्या कहता है कि मूल रोम जड़ के बाहरी त्वचा जो एपिब्लेमा होती है उसे अतिवृद्धि के रूप में पैदा होते हैं। मूल रोम जड़ की एपिब्लेमा की जिन कोशिकाओं से पैदा होते हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और मूल रोम मृदा से जल व खनिज अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कहता है अधिवृक्क ग्रंथि का स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है, तो आप कहोगे कोर्टिसोल को स्रावित करती है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कोर्टिसोल जो होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स में से एक है। एड्रेनल ग्लैंड द्वारा इस हार्मोन का निर्माण होता है। शरीर के अधिकांश कोशिकाओं में कोर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं और इस हार्मोन का स्रावन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कहता है कि चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, तो आप याद रखेंगे हिप्पोक्रेटस हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है और यह एक कानूनी चिकित्सक थे। हिप्पोक्रेटस ने बीमारियों के बारे में गलत धारणाओं को खत्म कर दिया था और उनका मानना था कि मनुष्य भगवान की इच्छा या फिर प्रतिशोध के कारण बीमार नहीं हुआ है, बल्कि मानव रहस्यमय आत्मा के उत्पाद के रूप में पर्यावरण में छिप गया है, लेकिन भौतिक अस्तित्व में प्रवेश के कारण बीमार हो गया है। हिप्पोक्रेटस सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि 4 हाथ से असंतुलित होने पर बीमारी से पीड़ित होते हैं लोग। 4 द्रव्यों में काला पित्त होता है, फिर पीला पित्त होता है, फिर रक्त पित्त होता है और कफ होता है। माना जाता है कि 4 हाथ से पृथ्वी के 4 तत्वों से जुड़े हुए हैं और मानव के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर कहता है ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच में पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं, तो आए जाने वाले उत्तक कहता है मेसोफिल कहलाते हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेसोफिल जो होता है वो ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच में पाया जाने वाला एक उत्तक है और यह पर्ण मध्योतक पत्ती के 2 एपिडर्मल कोशिकाओं परतों के बीच में स्थित आंतरिक जमीनी उत्तक है और यह 2 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कहता है कि मानव शरीर में जो निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है। दोस्तों याद रखेंगे, छानता है तो गुर्दा छानता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में।
गुर्दा जिसको किडनी कहते हैं, वृक्क कहते हैं, मानव शरीर का वह भाग होता है जो खून से अवशिष्ट पदार्थों को छानता है, और किडनी शरीर में अनावश्यक द्रव्य और पदार्थों को पेशाब के द्वारा दूर कर खून को शुद्धिकरण करती है, और यह शरीर में क्षार एवं अम्ल का संतुलन कर खून में उनकी उचित मात्रा बनाकर रखती है। इस प्रकार किडनी शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके कार्य क्या है? तो खून का जो शुद्धिकरण होता है, अपशिष्ट उत्पादों को निकालना होता है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना होता है, अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना होता है, खून के प्रेशर दाब पर नियंत्रण रखना होता है, और रक्त कणों के उत्पादन में सहायता करना होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे किडनी से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कहता है कि अधिक रक्तस्राव की एक अनुवांशिक अवस्था है जिसके कारण क्या होता है? आप कहोगे रक्त का आंतचन ना होता है, आंतचन ना होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन से 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। रक्त का आंतचन ना होना अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा अनुवांशिक विकार होता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता है। मतलब रक्त जो जमा होता है वो बनने के कारण विटामिन के होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने के कारण विटामिन के सामान्य रूप से नहीं बनता है। जब खून ठीक से नहीं जम पाता है तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या फिर अंदर बहुत ही ज़्यादा खून बह जाता है, और इसे हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया माने अधिक रक्तस्राव, इसको हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में कहता है कि सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला जो विटामिन है वो क्या है? दोस्तों, जब भी जुकाम हो जाए तो विटामिन सी को लिया जाता है, आप सभी जानते होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। विटामिन सी का उपयोग सामान्य सर्दी या फिर जुकाम के उपचार के लिए किया जाता है, विटामिन सी का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे समसूत्री विभाजन कहलाती है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। ठीक है ना, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। समसूत्री विभाजन जो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। इसमें जनक व संतति कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसमें समसूत्री विभाजन कहते हैं, और यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कहता है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे टाइफाइड हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से ये डिटेल्स में समझते हैं। टाइफाइड जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो इस प्रकार पॉइंट्स में है, सभी के सभी याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि बैक्टीरियल होता है, मेनिंजाइटिस होता है, निमोनिया होता है, टीबी होता है, कोलेरा होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कहता है कि कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बिनिज्म। मतलब आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके यही एक बीमारी होती है जो त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। अल्बिनिज्म जो वर्णहीनता होता है त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है, और अल्बिनिज्म त्वचा रंजकता का एक विकार है जो सभी जातियों व दुनिया भर के लोगों में होता है, और यह कई दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के कारण होता है। इसमें त्वचा के हाइपोपिगमेंटेशन मेलनिन के असामान्य रूप से कम मात्रा पैदा करने के अलावा कम दृष्टि वाली आंखों से को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और अल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को सनबर्न और त्वचा कैंसर से होने का खतरा रहता है, और तेज धूप के कुछ मिनट में गंभीर सनबर्न का कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कहता है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से 2019 में। उसको घास के वैज्ञानिक के अध्ययन के नाम से जाने जाते हैं, एग्रोस्टोलॉजी को। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है फिलम कॉलिनट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम जो निडारिया होता है, फिलम कॉलिनट्रेट का आधुनिक नाम है ये। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जो जेलीफिश होता है, जेलीफिश निडारिया, जो फिलम कॉलिनट्रेटा का आधुनिक नाम होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर में कहता है दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, उसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। पाश्चुरीकरण
देखिए थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पाश्चुरीकरण तरल पदार्थ खाद्य पदार्थों को जर्म रहित करके एक संरक्षित करने की एक टेक्निक होती है, जिसमें खाद्य पदार्थों आमतौर पर दूध को रोगाणुओं से बचाने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा किया जाता है, और इस प्रकार को पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध को गर्म करने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा ठंडा करने से बचे हुए जीवित रह गए सूक्ष्म जीवों को वृद्धि नहीं होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे, पाश्चुरीकरण याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहते हैं जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त धारा से छोड़ते हैं, और अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि तक पहुंचती हैं। इसमें हार्मोन का कनेक्शन होता है और यह हार्मोन शरीर बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचता है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से होती है, जैसे पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि होती है, अवटुका जो थायराइड ग्लैंड होती है और पिनियल ग्रंथि होती है, फिर उपावटुका जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ये सब ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कहता है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो याद रखेंगे आइरिस जो होता है वो आंखों में होता है। ठीक है, आइरिस ये, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। आइरिस जो होता है आंख के सामने रंगीन उत्तक जिसके केंद्र में पुतली होती है। आइरिस आंख में कम या फिर ज़्यादा रोशनी देने के लिए पुतली के आकार का साइज को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य पुतली के व्यास को परिवर्तित करना है। आइरिस जो है आंख को रंग प्रदान करता है, भूरी आंख या फिर नीली आंख। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर कहता है कि मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। जो मानव कोशिकाएं के न्यूक्लियस में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी जो गुणसूत्र जो मानव शरीर में अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 46 गुणसूत्र के बराबर होते हैं। इसमें एक कोशिका में 22 जोड़ी कायी सूत्र और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और प्रत्येक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का नाम जो है डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा 1888 में दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एपिजूटा का जिसके पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है उसे किसके कारण से होता है, तो याद रखेंगे वायरस के कारण से होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से 2019 में। एपिजूटिका रोग को पैरों और मुंह का रोग भी कहते हैं, जो वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कहता है कि पौधों में तने और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है, तो याद रखेंगे शीर्षक विभाजित उसके कारण बनता है। शीर्षक विभाजित, ये किसका क्या मतलब है, एपिकल मेरिस्टेम। जो पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाजितक होता है, एक अस्थायी उत्तक होता है। विभाजितक 3 प्रकार का होता है, एक शीर्ष होता है, एक पार्श्व होता है, एक अंतर्वर्षीय होता है। और शीर्ष विभाजितक में एपिकल मेरिस्टेम ये क्या होता है, यह उत्तक पादप के शीर्ष भाग, तना और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है ये। और यह उत्तक जो पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए उपयोगी होता है, और इस उत्तक का निर्माण प्राथमिक विभाजित की यानी प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था यह था, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेध करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है, तो याद रखेंगे मादा शिशु के रूप में ये विकसित होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। क्या था, मादा शिशु नर और मादा युग्मक के संलयन से एक युग्मज के बनने का निषेचन कहा जाता है, और मनुष्य जरा यूज है वो यौन प्रजनन करता है। एक्स व वाई को प्रजनन को क्रोमोसोम्स गुणसूत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यह व्यक्ति के क्या करता है, जैविक लिंग को निर्धारित करता है। मादा महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में होते हैं XY, और शुक्राणु में XY गुणसूत्र की उपस्थिति युग्मज के लिंग का निर्धारण करती है। और निषेचन की क्रिया के दौरान यदि युग्मनज को पिता से X गुणसूत्र विरासत में मिलता है तो युग्मज मादा होगा, और यदि युग्मनज को पिता से Y गुणसूत्र विरासत से प्राप्त होता है तो युग्मज नर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कैसे, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर में कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है तो कौन सा रोग नहीं होता, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हेपेटाइटिस हो जाएगा। जो ऑप्शन पे हेपेटाइटिस ए एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। बाकी आंत्रज्वार, तपेदिक और हैजा ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है वो ए विषाणु वायरस होता है, और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक ये टी इसका मतलब होता है टीबी बीमारी। टीबी बीमारी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और कोलेरा जो हैजा की बीमारी होती है वो भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में पूछा गया था कि मानव की आवाज़ का तो उत्पादन होता है किसके कंपन के कारण होता है। तो याद रखेंगे स्वर रज्जु जो होता है उसके कंपन के कारण आवाज़ निकलती है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। डिटेल्स में जानेंगे। मानव की आवाज़ का उत्पादन स्वर रज्जु के कंपन में कारण होता है। स्वर रज्जु जिन्हें आवाज़ के तार या फिर वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, वोकल कॉर्ड, मनुष्य और कुछ अन्य जीवों में गले के भीतर स्थित स्वर ग्रंथि या लैरिक्स के अंदर मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिनके कप कपाने से जीव बोल पाते हैं। ठीक है, और स्वर ग्रंथि और उसके भीतरी अंग जो होता है जैसे कि स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स होता है, स्वर ग्रंथि या फिर स्वर यंत्र मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसके उपयोग से व्यक्ति जीव भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ बोल पाते हैं। ठीक है, और स्वर ग्रंथि के अंदर जो स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं जिनके कप कपाने से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलती है, जैसे सितार के तारों के कंपन से विभिन्न प्रकार के सुरों का संगीत पैदा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। इंसुलिन पैदा करती है यानी अग्नाशय जो होती है वो इंसुलिन पैदा करती है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंसुलिन अग्नाशय से इंसुलिन जो होती है वो अग्नाशय से पैदा होती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे पॉइंट्स में क्या कहता है। अग्नाशय जो होती है ग्रंथि पेट के पीछे स्थित पाचन तंत्र का एक अंग है तथा ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह रक्त शर्करा जो शुगर होती है उसके स्तर को विनियमित करने की मदद करता है और इंसुलिन और ग्लूकोन हार्मोन के स्रावन में सहायक होता है। यह अग्नाशय नलिका के माध्यम से ग्रहणी में अग्नाशय के रस को स्रावित करने वाली बाहरी स्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। और इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के आइलेट की बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है और यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने की अनुमति देता है तथा उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान कराता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में कहता है कि निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक झिल्ली से बंधे कोशिका जो अंगक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह होती है जिनमें कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, जैसे नीले हरे शैवाल जो होते हैं पानियों में पाए जाते हैं और जीवाणु आदि। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में कहता है कि महिलाओं में पाया जाने वाला जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, XX। जो महिलाओं में गुणसूत्र लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं। ठीक है, XX लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं महिलाओं में पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण 23 XY प्रकार है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़े थे, 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के 22 जोड़े नर व मादा दोनों में समान होते हैं जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, और 23वीं जोड़ी दोनों लिंगों में भिन्न होती है और इसे ही लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं परंतु पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर में कहता है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है जल जनित बीमारी इनमें से कौन सी होती है। ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए, कॉलेरा जम जनित होती है। जल जनित बीमारी होती है, क्या होती है, तो कॉलेरा होती है। ठीक है, कॉलेरा मतलब हैजा जो जल जनित बीमारी है। हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या फिर पानी पीने के कारण आने वाला आंत्र संबंधी संक्रामक रोग होता है जो साधारणतः यह विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75
75 नंबर में कहता है कि कोशिका के सूत्रीय विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या बचते हैं? तो याद रखेंगे उसमें बराबर बचते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका के सूत्रीय विभाजन के पश्चात जो जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। सूत्रीय विभाजन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। जितने गुणसूत्र क्रोमोसोम से जो संख्या कोशिकाओं की होती है उतने ही गुणसूत्र संख्या संतति कोशिका जो डॉटर सेल की होती है। सूत्रीय विभाजन केवल काय कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो याद रखेंगे वंशाणु जो होता है वो डीएनए का कार्यात्मक भाग है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, वंशाणु डीएनए का कार्यात्मक भाग होता है। डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी और इस उपलब्धि के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो याद रखेंगे एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पैरासीटामोल जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन से। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो आपको रोगजनक कहा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, रोगजनक ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। क्या कहता है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक यानी पैथोजन कहा जाता है। रोगाणु यानी रोगजनक जैसा उन्हें कभी कभी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव वे होते हैं यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो बीमारी व संक्रमण पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बैक्टीरिया होता है, जैसे साल्मोनेला जो भोजन की विषाक्तता पैदा करती है। फिर विषाणु होती है जैसे राइनो वायरस जो आम सर्दी का कारण बनता है। कवक जो होता है वो टीनिया पेडिस जो एथलीट फूड का कारण बनता है। और परजीवी जैसे जियार्डिया इंटेस्टाइनालिस जो दस्त का कारण बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 गलगंड ये क्या कौन से ग्लैंड का एक रोग है? तो याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड का एक रोग है गलगंड, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, इसको इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का एक रोग होता है गलगंड जो गोइटर होता है। गलगंड का घेंगा के रोग में हाइड्रोलिक ग्रंथि का एक आकार बढ़ने लगता है तथा इसमें सूजन आने लगती है और इसका प्रमुख कारण आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में थायराइड ग्लैंड की कार्य क्षमता कम या फिर ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर सामान्य भी रह सकती है। यदि घेंगा काफ़ी बड़े आकार का होता है तो छूने से घुटन महसूस होती है तथा सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो गले में कुछ फंस जाता है, आवाज़ में बदलाव हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस का एक वाहक है? तो दोस्तों डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडिस मच्छर, जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। डिटेल्स में समझेंगे क्या कहता है। मादा एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू वायरस का एक वाहक होता है। डेंगू एक वायरस है जो मच्छरों के काटने से फैलता है और यह मादा एडिस जबकि मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, इसलिए इंसानों के पैर पर ही काटता है। जब डेंगू वायरस युक्त मच्छर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह डेंगू वायरस को उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है और इस प्रकार वह व्यक्ति डेंगू वायरस का शिकार बन जाता है और कुछ दिनों के बाद डेंगू बुखार रोग के लक्षण प्रकट करने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है निम्न में से जो खेती है एक आधुनिक विधि कौन सी है? खेती की आधुनिक विधि जैविक उर्वरक होती है, जो आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे। जैविक उर्वरक जो खेती का एक आधुनिक विधि है। जैविक उर्वरक एक जैविक खेती के एक कृषि प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर जानवरों और पौधे के कचरे और नाइट्रोजन से प्राप्त पारिस्थितिक रूप से आधारित कीट नियंत्रण और जैविक उर्वरक का प्रयोग करती है। आधुनिक जैविक खेती को पारंपरिक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों में उपयोग होने से वाले पर्यावरण नुकसान की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया था और इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में कम कीटनाशकों का उपयोग होता है और यह मिट्टी के कटाव को कम करने में सहायक है और यह भूजल और सतही जल में नाइट्रेट लीचिंग को कम करता है और यह जानवरों के कचरे को वापस खेत में पुनर्चक्रित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82
82 नंबर में कहता है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे उसे प्लाज्मोलोसिस कहते हैं। ठीक है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। प्लाज्मोलोसिस क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और वो बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो भोजन में नमक मिलाकर खाद्य पदार्थ हो जैसे कि मांस होता है, मछली होता है, जेली होता है आदि को फंगल और जीवाणु संक्रमण से बचाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछता है? पूछता है कि जल निकायों में जो मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन 2019 में। क्या है कि जल निकायों में जो मेंढकों द्वारा व थायरोक्सिन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्लैंड जो होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो गर्दन में स्थित होती है और यह दो हार्मोन थायरोक्सिन और ट्रायोआइडोथायरोनिन को स्रावित करता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हृदय प्रणाली और कंकाल को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन एक निष्क्रिय रसायन होता है और यकृत और गुर्दे इस प्रकार एक सक्रिय रसायन में परिवर्तित करते हैं जैसे कि ट्राईआयोडोथायरोनिन कहा जाता है। और आयोडीन व सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर में पूछता है कि हेपेटाइटिस का परिणाम क्या है? तो हेपेटाइटिस का परिणाम यह है कि यकृत का सूजन हो जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल में समझ देंगे क्या है। हेपेटाइटिस का परिणाम यकृत की सूजन है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत के सूजन का कारण बनती है और इसे नुकसान पहुंचाती है। अगर अनियंत्रित होता है तो यह यकृत की विफलता या फिर यकृत कैंसर का कारण बन सकता है जो घातक हो सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 वायरस इस बीमारी के कारण माने जाते हैं जैसे कि A, B, C और E। ठीक है, ये वायरस हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो माथे से मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं जिसे प्यूस ग्लैंड भी कहते हैं और यह मस्तिष्क से प्राप्त जानकारी का उपयोग शरीर के अन्य ग्रंथियों को निर्देशित करने के लिए करती है। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जाती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक पतली नाजुक संवहनी संबंध द्वारा जुड़ा होता है जिसे पिट्यूटरी आधार कहते हैं। और यह ग्रंथि के अग्रभाग और पार्श्व भाग दोनों से हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में क्या कहता है? कहता है कि चेचक, ये देवी चेचक जैसे माता आती है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीका का। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से एडवर्ड जेनर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी देवी के टीका का टीके की खोज की थी और एडवर्ड जेनर ने प्रायः इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो वायरस के कारण नहीं होती, विसूचिका की बीमारी जो है वायरस के कारण नहीं होती है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। विसूचिका क्या है? कॉलेरा एक हैजा है, एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह संक्रामक बीमारी है जो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के एंटरोक्सिन उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन के कारण होता है और मनुष्य में इसका संचरण जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या फिर पानी ग्रहण करने से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 नंबर में कहता है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? दोस्तों पुरुषों में होते हैं XY और लड़कियों में होते हैं XX। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। XY जो है सेक्स जीन पुरुषों में होते हैं और पुरुषों में XY सेक्स जीन होते हैं जबकि महिलाओं में XX सेक्स जीन होते हैं। पुरुष जो होता है X या फिर Y गुणसूत्र का योगदान कर सकता है जबकि महिला को अपने X गुणसूत्र जीन में एक योगदान करना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में पूछता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम यानी उसका केमिकल नेम विटामिन B3 का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे उसका नाम है नियोसिन। विटामिन B3 का जो केमिकल नाम है वो नियोसिन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं।
B3 का नाम है नियोसिन, और बाकी ऑप्शंस में उसके बारे में यह जान लेंगे। जैसे B2 का केमिकल नाम है राइफ्लोविन, विटामिन B1 का केमिकल नाम है थाइमिन, और विटामिन A1 का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में पूछता है कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है, तो यह रखेंगे उसे फौना कहते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। डिटेल्स में जानेंगे, किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी जात फौना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कैट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, कैट में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 19 जोड़े की होती है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से कैट में, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, अब एक डायग्राम है जो डिटेल्स में इसको जानेंगे और इस सभी को सभी याद रखेंगे। जैसे कुत्ता में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 39 जोड़े, कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। बिल्ली में 19 जोड़े, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद घोड़े में होता है 32 जोड़े, मनुष्यों में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र, गेहूं में होते हैं 21 जोड़े, मेंढक में होते हैं 13 जोड़े, और कबूतर में होते हैं 40 जोड़े। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गुणसूत्रों से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर में कहता है कि उत्तकों के, एक सेकेंड, क्या हो गया ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 92, कहता है उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में देख लो। उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक यानी क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू सेल्स का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जिनकी संरचना और कार्य बिल्कुल भी सेम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है क्षय रोग या फिर टीबी बीमारी किसके कारण से होता है, तो याद रखेंगे बैक्टीरियल के कारण से होता है क्षय रोग और टीबी बीमारी। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है, और इस बीमारी का प्रभाव जो है फेफड़ों पर सबसे अधिक पड़ता है, और यह बीमारी हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, टीबी बीमारी। ठीक है ना, इसलिए टीबी रोगी के करीब में नहीं जाना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर में पूछता है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, सभी जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कोशिका के नाभिक का आविष्कार। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रित को खोज की थी। केंद्रक यूक्रियोटिक कोशिकाओं में मौजूद एक झिल्ली बंद अंग है, और यूक्रियोटिस में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में कोई नाभिक नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है स्पिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए क्या किया जाता है, स्पिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रक्तचाप मापने के लिए। डिटेल्स में समझेंगे। स्पिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और हृदय की गति मापने के लिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को मापने के लिए। क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखेंगे, सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में पूछता है कौन सी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, डिटेल्स में समझेंगे थोड़ा। नेफ्रोलॉजी जो होता है चिकित्सा विज्ञान में गुर्दे का अध्ययन कहते हैं। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे और उनके कार्यों के अध्ययन के साथ साथ गुर्दे की बीमारियों के उपचार से संबंधित इसमें किडनी का इलाज, किडनी का स्वास्थ्य और संरक्षण व किडनी के लिए बेहतर दवाओं से लेकर आहार और किडनी प्रत्यारोपण तक शामिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग्स का रूल भी होता है, याद रखेंगे। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डिटेल्स में समझेंगे। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और यह एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, और इन्हें पेनिसिलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और पेनिसिलिन एक ऐसे एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है जिसका उत्पादन नीले रंग के एक फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है, और इसका उपयोग जीवाणु जनित संक्रमणों के उपचार हेतु किया जाता है।
ठीक है। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बिजली घर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है और इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। विटिलोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पित्तक यौल को कहना और अघुलनशील बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो में एटीपी का संश्लेषण, परिवहन व एटीपी भंडारण स्टोरेज जो होता है, ये 3 कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। दोस्तों अंकित भाटी सर की बुक का ये जो जीव विज्ञान का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग स्टैटिक जी के अगले चैप्टर करेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।